फ्रेंड्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ई विद्या की लाइव मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने साइंस का पोर्शन चलाया हुआ है और साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी हद तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग भी काफ़ी अच्छे से इसको समझ चुके हैं और सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। आप लोगों के मैसेज हम पढ़ रहे हैं लगातार। कंटिन्यू अपनी स्टडी रखें आप लोग। इन क्लासेज का आपको बहुत फ़ायदा होना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में हम आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन। नमस्कार करण यादव, रिया श्रीवास्तव, नितिन वर्मा, राशि सिंह, सभी को नमस्कार। तो फर्स्ट चैप्टर हम परावर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले परावर्तन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। परावर्तन की परिभाषा कोई बच्चा बताएगा? परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? What is the definition of reflection? शेखर अवस्थी, प्रणाम। देखो, परावर्तन क्या होता है? जब किसी पॉलिश किए हुए सरफेस के ऊपर, जब किसी पॉलिश किए हुए सतह के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो सतह जो होती है अधिकांश प्रकाश को वापस भेज देती है। जैसे कोई दर्पण होता है, ये समतल दर्पण है, ये दर्पण की एक सतह को आपने पॉलिश कर दिया है तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा इसके ऊपर, प्रकाश किरण जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो वो प्रकाश किरण जो है वापस लौट जाएगी। अधिकांश प्रकाश को ये वापस कर देता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो प्रकाश का अवशोषण कर लेती हैं और कुछ चीज़ें प्रकाश को वापस भेज देती हैं। ये जो वापस भेजने का प्रक्रम होता है, ये जो वापस भेजने की क्रिया होती है, वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम परावर्तन बोलते हैं या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये परावर्तन की परिभाषा होती है। और ऐसा जो सरफेस होता है, ऐसा सतह जो होती है, उसको बोलते हैं परावर्तक, रिफ्लेक्टर। जो कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, उसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टर। ठीक है। तो समतल दर्पण के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे प्रकाश डाला, इसमें से ये वापस चला गया। मनोज कुमार नमस्ते। तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, जो कि किसी भी सतह के ऊपर आके पड़ती है, प्रकाश पुंज, उसको हम आपतित किरण बोलेंगे। और ये जो किरण होती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। आपतित किरण को बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, रिया श्रीवास्तव, जब प्रकाश किसी पॉलिश और चिकने तल पर गिरता है तो उसमें से अधिकांश प्रकाश जो होता है वो वापस चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से जब हम एक इसके ऊपर नॉर्मल खींच लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं, इस अभिलंब को, इस नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। तो इसमें आपको दिख रहा है दो प्रकार के कोण दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये आपतित किरण जो होती है इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको हम आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा कोण जो होता है, ये परावर्तित किरण इस नॉर्मल के साथ बना रही है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये वाला आपतन कोण और ये जो कोण होता है एंगल आर, जो कि इस परावर्तित किरण ने इस नॉर्मल के साथ बनाया हुआ है, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण।
आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा परावर्तन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। परावर्तन क्या होता है? किसी सतह पर आपतन कोण को, परावर्तन कोण को एवं अभिलंब को, नॉर्मल को दिखाइए। तो आप इस उदाहरण से, इस डायग्राम से समझा सकते हैं। पर ये क्या है? हमारा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समान है एकदम से। दर्पण की एक सतह जो होती है वो पॉलिश की हुई होती है पीछे की तरफ, जिससे कि प्रकाश इसके आर पार न जाए, वापस लौट के आ जाए। क्योंकि अगर ये पॉलिश की करी हुई नहीं होगी तो प्रकाश जो है इसके आर पार निकल जाएगा। पॉलिश सतह ही जो होती है इसको वापस भेजती है। जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी, जितना ज़्यादा उसके अंदर चिकनापन होगा, प्रकाश उतना ज़्यादा परावर्तित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर परावर्तन के नियम, क्या क्या नियम होते हैं परावर्तन के, जानते होंगे सभी बच्चे। विद्या क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ ही रहे हैं। उसके क्वेश्चंस जो उसके अंदर दिए हुए हैं, जो थ्योरी दी हुई है, उसको आप तैयार करते रहें। सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ध्यान जरूर रखें सभी बच्चे, तभी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ऋतिक, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला नियम होता है कि जो एंगल आई होता है, आपतन कोण इक्वल टू एंगल आर, परावर्तन कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब जिस एंगल से प्रकाश इस सतह के ऊपर पड़ेगा उसी एंगल से वापस जाएगा। ये कम या ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर, आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही। रिया श्रीवास्तव, दो नियम होते हैं, तीन होते हैं नियम, वैसे तो दो ही होते हैं मुख्य रूप से, तो चलो दो ही होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। देख रहे हो आप लोग डायग्राम से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल के अंदर हैं। ठीक है, और जो समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, जानते हैं सभी बच्चे, एवं सीधा होता है एकदम। समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाते हो तो आपको कैसी दिखाई देती है? इमेज आपकी सीधी दिखाई देती है। ऐसे नहीं है कि आपको उल्टी दिखाई देती है, एकदम सीधी दिखाई देती है। ठीक है, और ये आभासी इमेज जो होती है, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब जो होता है, इसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते हैं, ये पर्दे के ऊपर नहीं बनाई जा सकती है। और जो रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज होती है, उसको हम पर्दे के ऊपर बना सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा ये होती है कि इसको हम पर्दे के ऊपर नहीं बना सकते, इसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते हैं। और इसके अंदर एक पार्श्वीय परिवर्तन होता है। पार्श्वीय परिवर्तन सभी बच्चे जानते होंगे, लेटरल चेंज आता है। इसका मतलब क्या होता है? जो पार्श्व साइड होती हैं वो इधर की इधर दिखाई देती हैं और इधर की इधर दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप दर्पण के सामने खड़े होगे तो आपका ये हाथ इधर दिखाई देगा और ये वाला हाथ इधर दिखाई देगा। जो दायां हाथ होता है वो बाएं की तरह दिखाई देगा और जो बायां होता है वो दाएं की तरह दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पार्श्वीय। जो लेटरल साइड होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं आपस में। ये समतल दर्पण के अंदर होता है, बाकी किसी और दर्पण के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो किसके बराबर होता है? वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होता है। जो प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर न छोटा बनेगा न बड़ा बनेगा। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है, वस्तु की होती है, उतनी ही हाइट जो होती है वो प्रतिबिंब की होती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो किसके बराबर होती है? वस्तु की दूरी के बराबर होती है। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो प्रतिबिंब भी इतनी ही दूरी पर बनेगा। ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है यहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी को हम u बोलते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v बोलते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। तो v इक्वल टू u के होता है। यहाँ पर समतल दर्पण के अंदर
जो ऑब्जेक्ट की यहाँ से पोल से ध्रुव से दूरी होती है वही दूरी किसकी होती है, प्रतिबिंब की भी, दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है समतल दर्पण क्या होता है, इसके अंदर ये कोण दिखाइए, इसके अंदर इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बता देंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यही सारे पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं ये आप लिख देंगे। अब हम आते हैं गोलीय दर्पण के ऊपर। जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, गोलीय दर्पण के जो रे डायग्राम होते हैं, जो किरण आरेख होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको बनाने सीखने हैं। तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो इसके डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनके आरेख बनाए जाते हैं, कैसे कैसे इनके प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को बताइए। यदि वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु सी पर रखी है, वक्रता त्रिज्या पर रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरीके से ये रे डायग्राम आपको आने चाहिए, क्योंकि ये रे डायग्राम अगर आपको नहीं आएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दर्शन कुमार R = 2F, बिल्कुल सही बात है। हाँ, शेखर अवस्थी UV। अवतल दर्पण, तो पहले हम अवतल दर्पण के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, दिस इज अवतल दर्पण, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। सभी बच्चों को पता होगा डायग्राम। यहाँ से इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण होता है, मुख्य अक्ष होता है, जिसकी बाहर की सतह हमने पॉलिश कर दी है। ठीक है, अनंत पर बनती है। हाँ, तो इसके इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होता है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P का मतलब होता है पोल, ध्रुव जिसको बोलते हैं। यहाँ से ही सारी दूरियां मापी जाती हैं। जितनी भी दूरी हम ऑब्जेक्ट की दूरी U या V मापेंगे वो कहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे। यहाँ से या तो इधर की तरफ चलेंगे या फिर इधर की तरफ चलेंगे। अगर अवतल दर्पण होगा तो इधर की तरफ चलेंगे और अगर उत्तल होगा तो इधर की तरफ चलेंगे। दोनों तरफ की दूरियां कहाँ से मापते हैं हम, इस पोल से मापी जाती हैं, P से मापी जाती हैं। ठीक है, मेन बिंदु होता है, प्रभुदयाल मेन बिंदु, सही बात। और यहाँ पर जो होता है इसको हम F फोकस बोलते हैं। ये कहीं पे मुख्य अक्ष पे इसका फोकस होता है, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और इस पोल की और F के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। स्मॉल f को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, और कैपिटल F को बोलेंगे फोकस बिंदु यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर पॉइंट होता है C, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और इस मेन बिंदु की और बीच की दूरी जो होती है इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या की दूरी। ये होती है वक्रता त्रिज्या दूरी, कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या दूरी। मतलब जो वक्रता केंद्र होता है उसकी और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या दूरी होती है। तो ये पॉइंट्स आपको सबको मालूम होनी चाहिए। P क्या होता है, आगे मैं जो भी बताऊंगा वो सब क्या है, वो सब पॉइंट वाइज चलेगा। P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है, R क्या होता है, स्मॉल f क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। फर्स्ट नंबर पर कुछ मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जिस हिसाब से रे आएगी वो कहाँ जाएगी और किधर से निकलेगी। अगर किसी अवतल दर्पण के ऊपर हमने यहाँ पर मुख्य अक्ष पर अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो कहाँ से जाएगी, वो हमेशा उसके फोकस से वापस गुजर जाएगी। इसका परिवर्तन किस तरह, इसका परावर्तन कैसे होगा, ये फोकस से होकर गुजरेगी। किरण यहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जब ये परावर्तित होकर जाएगी तो ये कहाँ से गुजरेगी, ये हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आप रे डायग्राम बना पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी होता है या उल्टा होता है, किस तरीके से होता है। तो दूसरा नंबर होता है जब इस अवतल दर्पण के अंदर जब कोई रे
ये F होता है यहाँ, ये C होता है। जब C से गुजरती है, जब कोई किरण C से आएगी, इधर से आ रही है, तो वो वापस लौट के हमेशा C से ही चली जाएगी। ध्यान रखना है, जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, आपके वक्रता केंद्र से होके आ रही है, तो वो कहाँ से गुजर के जाएगी? वो सीधी सीधी C से वापस चली जाएगी, उसका परावर्तन C से ही हो जाएगा। तीसरे नंबर पर, जब कोई किरण फोकस से होके आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी? वो टकरा के सीधी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इनफाइनाइट को चली जाएगी, अनंत को चली जाएगी। इस तरीके से एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से? अनंत से। तो कहाँ से परावर्तित होगी? फोकस से परावर्तित हो जाएगी। अगर कोई किरण सी से आ रही है, मुख्य अक्ष के सी से होके आएगी, तो सीधी की सीधी सी से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। और अगर कोई किरण फोकस से आ रही है तो वो कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर अनंत को वापस हो जाएगी, अनंत को परावर्तित हो जाएगी। और इसके अलावा कोई किरण जिस एंगल से आ रही है, जिस कोण से आ रही है, वापस उसी कोण से मुड़ जाएगी। उसका परावर्तन कैसे होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, I = R हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अवतल दर्पण के केस में, जो कि किरण किस तरीके से आती है, कहाँ से आती है और कैसे होके जाती है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। तो अब मैं आपको इमेज बनाना बताऊंगा, कैसे इमेज बनाते हैं, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं दर्पण की, वो चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट नंबर पे वस्तु हमने कहाँ पे रखी है? केस फर्स्ट है हमारा, वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट जो है P एवं F के बीच है। तो आप इसका डायग्राम बनाइए, किस तरीके से हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कॉनकेव मिरर बना लेंगे आप, मिरर बन गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, और यहाँ पर कहीं F होगा और यहाँ पर कहीं C होगा। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है? P और F के बीच में। ये P हो गया आपका, पोल हो गया, और ये फोकस हो गया। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है AB। अब इसको आपको बनाना है डायग्राम, कौन सा? प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। अब इसमें आपको दो किरणें दिखानी होती हैं, दो किरणें जहाँ आपस में मिल जाती हैं वहीं भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी दो किरणें आएंगी? पहली किरणी आपकी आ रही है अनंत से आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाएंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से यहाँ से होती हुई जाएंगी ये, और ये वापस कहाँ लौट जाएंगी? सी से आ रही हैं और सी से वापस लौट जाएंगी। ये आ रही है सी पे, इधर से आ रही है और इधर ही वापस लौट जाएगी, क्योंकि सी से जो भी किरण आती है वो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और दूसरी जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ये वापस जब जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई भी किरण आती है तो वो कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। और ये दोनों कैसे चली जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी, और ये पीछे मिलके यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? मिरर के पीछे बनेगा, यहाँ इस तरीके से ये बन जाएगा आपका A' B'। तो पहले केस में अगर आपने वस्तु को P और F के बीच में रख दिया है तो आप डायग्राम इस तरीके से दिखाएंगे। एक किरण आप C से गुजारेंगे और दूसरी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये कहाँ से गुजर के जाएगी? F से गुजर के जाएगी, और आप इसको सीधे पीछे बना देंगे तो ये डायग्राम आपका बन गया। कैसे बनेगा? इमेज कैसी बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगी। दिख रहा है आपको? दर्पण के पीछे बन रही है इमेज। दूसरे नंबर पे आभासी रहेगा, और जितनी भी आभासी इमेज होती हैं वो हमेशा सीधी होती हैं। और तीसरा पॉइंट होता है वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिख रहा है आपको? वस्तु से बड़ा हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा है और इमेज बहुत बड़ी बन रही है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण के केस में वस्तु को P और F के बीच में रखा हुआ है, उसका आप क्या बनाएं? इमेज डायग्राम बनाएं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरा केस में बता देता हूं। जब वस्तु को हमने फोकस पे रख दिया है, कैपिटल F पे रख दिया है,
वस्तु हमारी कहाँ है, फोकस पर, केस 2 सेकंड नंबर पे। हाँ, सीधा आभासी बनेगा। तो फोकस पे वस्तु रखा है, दिस इज कॉनकेव मिरर, यहाँ पे बना लिया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस है, फोकस पे आपने वस्तु रखी हुई है। फोकस पे जब वस्तु रख दोगे आप तो एक किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, इस तरीके से फोकस से निकल जाएगी। आई कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर, ऑब्जेक्ट से, तो जाएगी कहाँ, ये जाएगी मुख्य अक्ष से, फोकस से होती परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ आएगी, ये सी से आएगी, यहाँ सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऐसे जाएगी और ये यहाँ टकराएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली किरण जो है बिल्कुल सी से ही वापस लौट जाएगी। तो ये किरणें जो हैं दोनों कहीं भी आपस में एक दूसरे के समांतर जाएंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा आपका कहाँ पे, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कितनी भी रियल और वास्तविक इमेज होती हैं वो हमेशा कैसी बनती हैं, उल्टा बनती हैं। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, जैसा कि पिछले केस में बना, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा शेखर अवस्थी। तो इस तरीके से डायग्राम से आप समझा सकते हैं। आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो वापस लौट के कहाँ, फोकस से होती चली जाएगी, और जो किरण सी से होके आएगी वो वापस सी से वापस चली जाएगी। इस तरीके से दोनों अनंत पे मिलेंगी, और जहाँ जहाँ के किरणें मिलेंगी वहीं पे हमारा डायग्राम, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, तीसरे केस में आपको डायग्राम बनाना है। वस्तु को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है एफ और सी के बीच में। वस्तु आपकी एफ एंड सी के बीच, कॉनकेव, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, एफ सी। वस्तु कहाँ रख दिया आपने, एफ और सी के बीच में, यहाँ रख दो, ये रख दिया हमने वस्तु। ठीक है, हाँ दर्शन कुमार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, विद्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं करोगे, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से कोशिश करो, रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार देखो, समझ आ जाएगी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि समझ ना आए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे वस्तु से जो एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ से होती जाएगी, फोकस से वापस जाएगी, फोकस से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से आएगी, सी से आएगी, सी से होती ऑब्जेक्ट से टकरा के यहाँ चली जाएगी और सी से ही वापस मिल जाएगी। और ये दोनों किरणें जो हैं पीछे जाके कुछ दूरी पे मिल जाएंगी, अनंत पे नहीं जाएंगी, ये पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के समांतर शेखर अवस्थी। हाँ, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा उसको बहुत अच्छा समझ आएगा, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल ब्लैंक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी जरूर करो, विद्या क्वेश्चन बैंक से आप उसको पढ़ो या विद्या ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप संबंधित नंबर पे संपर्क कर सकते हो ऑफिस में, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या विद्या क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ही। ठीक है, तो ये इमेज जो है कहाँ बनेगी, यहाँ जाके बनेगी। और कैसी बनेगी, वक्रता त्रिज्या के पार बनेगी, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे परे बनेगी, वक्रता त्रिज्या से परे बनेगी। और दूसरे नंबर पर वास्तविक होगी और उल्टा होगी एवं उल्टा। और तीसरे नंबर पर वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। केस नंबर 4 है, जब आपने वस्तु को सी पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। वस्तु कहाँ पे है आपकी, सी पर रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से ये मुख्य अक्ष हो गया आपका, ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया, ये पी हो गया। हाँ शेखर, बिल्कुल सही बात है, विद्या क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, उसके अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है अपने आप में कंप्लीट और बेस्ट है।
तो ये वस्तु आपसे दी हुई है, ये F हो गया और यहाँ पर C हो गया। यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, वस्तु को C पर रख दिया। इस तरीके से C पे वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो जो किरण कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहाँ से होके जाएगी, वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और जो C से होके आएगी वो कहाँ जाएगी, वो C से ही ये ऐसे आएगी, यूँ जाएगी और वापस यहाँ आ रही है इस तरीके से, ये वापस चली जाएगी इस तरीके से यहाँ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, C के ऊपर ही बन जाएगा। ये C जहाँ दोनों किरणें काटेंगी एक दूसरे को, वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज बन गया। कैसा बन गया, इमेज आपका C पर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट आपने C पे रखा है तो इमेज भी C पर ही बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा, क्योंकि वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी होती हैं। और ऑब्जेक्ट के समान होगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपका इमेज होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, अंकित उपाध्याय, ठीक है, समझ रहे हो सभी बच्चे। इसके बाद जो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F और C के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया है, F और C के बीच में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जो बनेगी वो बनेगी कहाँ, ये ऑब्जेक्ट को हम रखे C के पार। ऑब्जेक्ट जो रखा है आपने, ऑब्जेक्ट को C के परे रख देते हैं, C से परे। तो इमेज बनेगी F और C के बीच। ये सारे डायग्राम आपको आने चाहिए। ये डायग्राम बना दो आप इस तरीके से। यहाँ पर ये F है, ये C है, यहाँ मैंने वस्तु रख दी है। वस्तु को यहाँ रख दिया तो वस्तु से एक किरण आएगी C से होती हुई, C से वापस लौट जाएगी, C से आएगी और C से होते हुए वापस लौट जाएगी। दूसरी किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, F से होती हुई वापस लौट जाएगी। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, ये बन जाएगी इमेज, ठीक है। कहाँ बनी, F और C के बीच में, दोनों के बीच में बन जाएगी। और कैसी होगी, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इस तरीके से जितने डायग्राम मैंने आप लोगों को बनाए हैं, बताए हैं, अगर अभी समझ नहीं आ रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, समझ आ जाएंगे। तो ये हो गए आपके अवतल दर्पण के, कैसे हम इमेज बनाते हैं और कैसे रे डायग्राम होते हैं। अब अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। अवतल दर्पण सबसे फर्स्ट नंबर होता है, जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं वो दांतों को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर जो अंकित C और F के बीच में दांत होते हैं वो थोड़ा बड़े साइज में दिखाई देते हैं, उनका आकार जो होता है वो बड़ा दिखाई देता है, जिससे कि उनके अंदर, दांतों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, जो कैविटी होती है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दूसरा नंबर होता है जो टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है और वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है वो भी अवतल दर्पण लगा हुआ होता है उसके अंदर। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, जिससे वो दूर तक लाइट चली जाती है। टॉर्च की लाइट भी बहुत दूर तक चली जाती है और जो वाहनों की लाइट होती है वो भी बहुत दूर तक चली जाती है। डॉक्टर द्वारा जो टॉर्च इस्तेमाल की जाती है आँखों को चेक करने के लिए, कान, नाक आदि को चेक करने के लिए, उसके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो डिश टीवी का सिग्नल प्राप्त करने वाला जो छतों पे लगा हुआ होता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल को प्राप्त करता है, वो भी अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण से मिलके बना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उन किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। और सूर्य ऊर्जा को एकत्रित करने में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं जो अवतल दर्पण के होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अवतल दर्पण कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अधिक प्रकाश दिखता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, शेखर अवस्थी। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण के ऊपर। उत्तल दर्पण में कैसे इमेज बनाते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है अवतल का उल्टा होता है,
इसमें क्या होता है, पॉलिश की हुई ये सरफेस होती है, इस तरीके से पॉलिश किया जाता है। इसके अंदर वही मुख्य एक्स होता है और इसके अंदर जो फोकस होती है वो पीछे होती है, ये एफ होता है और ये सी होता है, पी यहाँ पे ही होता है। फोकस जो होती है वो इसके ऊपर यहाँ होती है। जब कोई किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है, अनंत से आती है, पैरेलल आती है, दवाई बनाने में दधी हाँ दाढ़ी शेविंग करने में, शेखरावस्थी शेविंग करने में भी इसी का उपयोग होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, इमेज थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और क्लियरिटी दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। परावर्तक तल बाहर का होता है। हाँ रोहन, तो इसके कॉन्वेक्स के अंदर ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। इसमें जब प्रकाश जो होता है मुख्य एक्स के समांतर आता है तो ये कहाँ से होके जाता है, फोकस से जाएगा। जैसे कि अवतल में जाता था, मुख्य एक्स के समांतर जो किरण जाती थी वो फोकस से होते हुए जाती थी, तो यहाँ फोकस से होते हुए वापस निकल जाएगी, इस तरीके से जो वापस चली जाएगी। इसको हम पीछे बढ़ा के फोकस भी दिखा देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा, सी पर आने वाली किरणें जो होती हैं वो सी से ही वापस लौट जाती हैं। जब कोई किरण यहाँ से आएगी सी पे जाके मिलेगी इस तरीके से, तो ये इधर से आ रही है तो ये वापस कहाँ चली जाएगी, ये वापस सी से चली जाएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी दर्शन फिक्स नहीं होती है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी की फोकल लेंथ कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे उत्तल दर्पण के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मिरर इमेज हम बनाते हैं, इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है हमने, ऑब्जेक्ट पी एंड इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है। पी और इन्फिनिटी के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, किसमें, उत्तल दर्पण में। इस तरीके से डायग्राम बना लो। ये P है और इधर इन्फिनिटी, क्योंकि किरण इधर से आएगी, किरण इधर से आएगी तो क्या होगा, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया है, इन्फिनिटी में मान लिया है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को माना हुआ है, ये इनफाइनाइट मान लिया है। तो जो किरण एक ऐसे आएगी किरण, वो कहाँ से चली जाएगी, F, ये इसका फोकस होता है, यहाँ से इस तरीके से वापस लौट जाएगी। और दूसरी किरण कैसे आएगी, यहाँ से होती हुई जाएगी और C से निकल जाएगी। ये C है यहाँ पर, F के और C के बीच में, ये यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बन गया, ये F है और ये यहाँ पर, ये दोनों काट रही हैं तो P और F के बीच में बनेगा। जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब P और F के बीच में, प्रतिबिंब P एवं F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, P और इनफाइनाइट के बीच में। इमेज कहाँ पे बनी, P और F के बीच में। शिवम ओझा, ये एग्जाम्पल ही है, ये एग्जाम्पल ही चल रहा है। ऑब्जेक्ट P और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है और प्रतिबिंब P और F के बीच में बन रहा है। और इसको कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, आभासी एवं सीधा और छोटा रहेगा, सीधा, और जो ऑब्जेक्ट है वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया है, इनफाइनाइट पे रख दिया है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को अनंत पे रख रहा हूँ मैं, इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे मैंने रख दिया तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जो बनेगी F पर बनेगी, इमेज F पर बनेगी। और कैसी होगी, आभासी होगी, सीधा होगी
और बहुत छोटा होगी, ऑब्जेक्ट से छोटा होगी, ठीक है, ये आभासी बन जाएगा, आभास, हाँ, वस्तु से छोटा। कैसे आप डायग्राम बनाएंगे? एक रे आएगी ऐसे, जो पोल पे आएगी, वो क्या होगा, पोल से वापस चली जाएगी, यूँ चली जाएगी, और एक आएगी इस तरीके से, जो कहाँ पर, फोकस पर आप इसको दिखा देंगे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आप ये जो जाके मिलेंगी, ये फोकस पे पीछे बढ़ा देंगे इसको, यहाँ कहीं मिलेगा जो कि उसकी फोकस पे बन जाएगा। फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तब, हाँ विकास, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तब अनंत पर बन जाएगा, और जब अनंत पर ऑब्जेक्ट होगा तब फोकस पे बन जाएगा, ठीक है, रिया श्रीवास्तव ऐप पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम सभी इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने बता दिया है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सबको बना के देखेंगे या रिकॉर्डेड वीडियो को 2-3 बार समझेंगे, तब समझ में आएंगी ये चीज़ें। अब देखो जरा चिन्ह परिपाटी हम कैसे लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी, आपके सामने कई सारे चिन्ह होते हैं, वी का चिन्ह होता है, यू का चिन्ह होता है, एफ का चिन्ह होता है। इन सारी चीज़ों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कब पढ़ाओगे प्रिया? और जब वो चैप्टर चलेगा 2-3 दिन बाद चलेगा, अभी तो बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी, ये दर्पण है, इसके अंदर जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दूरियों को कैसे मापना होता है। फर्स्ट नंबर पर सभी दूरी जो होती है हम कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं। ये हमारा पोल होता है, यहाँ से दूरी मापी जाती है। कैसे मापी जाती हैं? जो आपतित प्रकाश की दिशा में चलेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाने पर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्लस होती हैं, ठीक है। इधर से इधर जाने पर पोल से दूरी मापेंगे, और इधर से इधर जाने पर क्या होगा, हाँ रोहन सही बात है, वहाँ से पढ़ लेंगे, इनको हम प्लस मानेंगे। और आपतित प्रकाश के विपरीत जितनी दूरियां जाएंगी उनको हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। पी से, रोहन पी से मापेंगे, ठीक है। और मुख्य एक्स के ऊपर जितनी दूरियां होती हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उन सबको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और नीचे जितनी दूरियां होती हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उन सबको माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी होती है। अभी मैं आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, कैसे वी की यू की चिन्ह बनाते हैं, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इन चिन्ह परिपाटी आपको आनी चाहिए, कैसे हमें वी को प्लस लेना है, वी को माइनस लेना है, यू को प्लस लेना है, यू को माइनस लेना है, एफ को प्लस लेना है या एफ को माइनस लेना है। इस तरीके से ये चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आपको चिन्ह परिपाटी आती होगी। तो अगर अब कोण के अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, अगर दर्पण के सामने बनेगा, ध्यान दें सभी बच्चे, दर्पण के सामने बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसको ले लेंगे आप, v आपको क्या लेना होगा, माइनस लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो v को हम माइनस लेंगे, और अगर दर्पण के विपरीत बन रहा है, विपरीत बनने में क्या होगा, v को हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। और उत्तल में, उत्तल के अंदर आपको क्या करना होगा, इमेज अगर आपकी राइट साइड में बन रही है, किधर की तरफ, उधर की तरफ, दर्पण इधर है आपका, और इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इधर की तरफ, राइट साइड में इधर जाएंगे, लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में तो ऑब्जेक्ट रहता है, और ऑब्जेक्ट यू जो होता है हमेशा माइनस में लिया जाता है, आपको पता है, क्योंकि इधर से पोल से जब इधर की तरफ चलते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, तो उसको आप माइनस में लेंगे, ठीक है, ऐसे करो वास्तव, ठीक है। तो यहाँ पर हम v को क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। ध्यान दे सभी बच्चे, अगर v इधर बनेगा तो पोल से इधर जाएंगे तो माइनस आएगा, और अगर इमेज इधर बनेगी तो पोल से इधर जाएंगे तो प्लस आएगा। और u हमेशा इधर ही रहता है, ऑब्जेक्ट हम उधर नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इधर रखेंगे, तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, पोल से इधर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं कैसे हम इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर है तो फिर तो क्वेश्चन सारे बहुत आसान हैं।
अब फोकल के बारे में देखो, फोकल लेंथ के साइन कैसे मापे जाते हैं, कैसे मेजर करते हैं फोकल लेंथ। फोकल जो होती है अवतल दर्पण की, उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका अवतल दर्पण और फोकस किधर होता है, यहाँ होता है, तो ये इधर से इधर जा रहे हैं और पोल से जब इधर जाएंगे तो सारे चिन्ह क्या ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे, और जब इधर से इधर जाएंगे तब प्लस में ले जाएंगे। तो अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा माइनस में होती है, निगेटिव में होती है। और जो उत्तल दर्पण की होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है, पॉजिटिव में होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस किधर होती है, इधर होती है, तो इधर से इधर जाने पर क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बातें, इतनी बेसिक बातें अगर आपको आती हैं तो फॉर्मूला सभी को पता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका मिरर का फॉर्मूला होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है। फोकल लेंस, इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी, और F4 होता है फोकल लेंथ। तो इतनी बातें आपको क्लियर हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि U कहाँ रखा है, V कहाँ रखा है, फोकल लेंथ कैसी है, दर्पण कैसा, अवतल है कि उत्तल है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे साइन रख देंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चे। उस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमें साइन को प्लस या माइनस लेना है। दर्पण हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ, ये आपका उत्तल दर्पण है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, तो ये क्या हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गई। U कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, और U क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ध्यान दें सभी बच्चे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इधर रखा है। पोल से दूरी कर रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। इधर से इधर जाने वाली दूरी को प्लस लेते हैं और इधर से इधर जाने वाली दूरियों को माइनस लेते हैं। अभी लेंस नहीं चल रहा है, अभी दर्पण चल रहा है, मिरर, विकास यादव। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब रखा हुआ है और प्रतिबिंब की लंबाई इसके अंदर क्या बताया है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है। तो इसमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है दर्पण की फोकल लेंथ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, U = -25 सेंटीमीटर, देख सकते हो आप, ये दूरी -25 है। अब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो M है, आवर्धन क्षमता क्या है, 1/2 दी हुई है। समझ रहे हो, क्योंकि आवर्धन क्षमता का मतलब सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वो आधी हो गई। तो M कितना हो गया, 1/2 प्लस उत्तल दर्पण के लिए जावेद आलम, आज मेरे साइंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है सर, आई एम सो हैप्पी। अच्छी बात है, ऑलवेज बी हैप्पी। अभी जब मेन एग्ज़ाम दोगे बोर्ड का तब वो और भी अच्छा जाएगा। विद्या की जो ये आपकी मास्टरमाइंड क्लास चल रही है और आप विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ के इन चीज़ों को जब सोल्व करोगे तो यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे, और इनको अच्छे से सोल्व कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। डायग्राम में U को लिखते हैं और नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, आपको मालूम होना चाहिए, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो M की वैल्यू हो गई यहाँ पर +½ प्लस 1/2। तो ये लेंस कौन सा हो गया, उत्तल हो गया। इमेज कैसी बनेगी, आभासी और सीधा बनेगी, ठीक है, सीधी इमेज बनेगी उत्तल लेंस के अंदर, हाँ ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है M = वो फॉर्मूला होता है -V/V
u। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू दी हुई है 1/2 और v क्या है, v जो है v आपको निकालना है। तो u क्या दिया हुआ है आपको 25 माइनस 25, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा u/25। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/2, 12.5 सेंटीमीटर। करण यादव ने आंसर 50 दिया है, गलत आंसर है। दोबारा कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करण यादव का आंसर गलत है। v की वैल्यू 50 आ गई। अब आप क्या करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। 1/f कितना हो जाएगा 1/12.5 प्लस 1/-25। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो 25, ये हो जाएगा आपका 2/25 माइनस 1/25, कितना आ जाएगा 1/25। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण है। दर्पण आपका उत्तल है। उत्तल दर्पण में आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है f जो है इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, u दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है। ठीक है, डस्टर, हाँ डस्टर ऐसा ही मैग्नेटिक है, ललित डागर। ये डस्टर जो है मैग्नेटिक डस्टर है, बोर्ड पे चिपका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है v निकालना है। दर्पण उत्तर दिया हुआ है आपको, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, इसके अंदर u दी हुई है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से आपको फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है v निकालेंगे। फॉर्मूला आपका क्या है, वही है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो क्या होगा 1/15 माइनस 1/-10। -10 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 2 प्लस 3/30 इक्वल टू 5/30। कितना हो गया v कितना आ जाएगा 30/5, कितना 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, v की वैल्यू आपको क्या लेनी है, u की क्या लेनी है, f की क्या लेनी है, उसी हिसाब से आ जाएगा आपका। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आज कल इसमें आप आगे आपका अपवर्तन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। आज मैंने परावर्तन के नियम बताए हैं, इसको आप थोड़ा कल ध्यान से पढ़ेंगे। आज इतने रखेंगे।